तो कल हम लोगों ने ब्रह्मगुप्त का एक जो प्रश्न था 7वीं शताब्दी का नंबर थ्योरी में, हमने उसे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की मदद से सॉल्व किया था। पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया था सभी लोगों को? यस सर। उसी में एक क्वेश्चन और है और कुमाऊं यूनिवर्सिटी इसको पूछ चुकी है। कल हमारा क्वेश्चन क्या था, मैं रिकॉल करता हूँ। एक बास्केट है, उसमें कुछ अंडे रखे। जब आप एक बार में 2 अंडे उठाएं, एक साथ दो दो करके, तो एक अंडा बच जाता है। 3-3 करके उठाएं तो 2 अंडे बच जाते हैं। 4-4 करके उठाएं तो 3 अंडे बच जाते हैं। 5-5 करके उठाएं तो 4 अंडे बच जाते हैं। 6-6 करके उठाएं तो 5 अंडे बच जाते हैं। और जब एक बार में 7 अंडे के हिसाब से उठाएं तो कोई अंडा नहीं बचता। कल ये था प्रश्न। इसी को कुछ लोगों ने मॉडिफाई किया, मैथमेटिशियंस ने। उन्होंने कहा क्या यह संभव है कि जब आप दो दो अंडे उठाएं तो लास्ट में 8 बचे, 3-3 उठाएं तब भी 8 बचे, 4-4 एक साथ उठाएं तब भी 8 बचे, 5-5 एक साथ उठाएं तब भी 8 बचे, 6-6 एक साथ उठाएं तब भी 8 बचे, और जब 7-7 उठाएं तो कुछ ना बचे। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया आप लोगों को? यस सर। मतलब आप उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, बस इतना ही है। तो मैं लिखा दे रहा हूँ क्वेश्चंस और इक्वेशंस में कन्वर्ट, बाकी मुझे लगता है होना चाहिए अब आप लोगों से भी। तो ये क्वेश्चन ऐसे था, द बास्केट एट्स प्रॉब्लम is often phrased in the following form. In the following form. इस फॉर्म में 1 egg remains when the eggs are removed. When the eggs are removed from the basket, basket 2, 3, 4, 5 और 6 एट अ टाइम। तो एक बार में अगर ये लेते हैं तब ऐसा होता है, एट अ टाइम, बट नो एग रिमेन if they are removed seven at a time. Find the minimum number of eggs in the basket. तो बच्चों कैसे सोचें इसे? सर x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 2 एंड मॉड्यूलो 3 ऐसे करके। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि सपोज जो मिनिमम नंबर ऑफ एग्स हैं बास्केट में वो 8 हैं। सपोज मिनिमम नंबर ऑफ eggs in the basket p8। तो आपके पास जब दो दो करके उठाते हो तब 8 बचा,
तब भी एक ही बचा जब 3-3 करके उठा रहे हो। 4-4 करके उठाओ तब भी एक ही बचता है। 5-5 में भी एक ही बचता है। 6-6 में भी एक ही बचता है। और 7 में कुछ नहीं बचता फिर। पड़ सकता है। तो फिर ये वही है बच्चों जो कल हमने किया था। कल वाला अगर क्लियर है तो ये भी मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। क्या करूँ आप लोग बताइए, जैसा आप कहते हैं कर लेंगे इसको ट्राई उसी बेस पर। Yes, sir. यस सर। तो मैं आंसर आपको बता रहा हूँ बच्चों। बटन के अकॉर्डिंग मिनिमम 301 अंडे होंगे, क्योंकि 301 होंगे तो दो से दो दो करके लोगे तो भी एक बचेगा, क्लियर है ना। और 3-3 लोगे तो भी 300 डिवाइड हो जाता है 3 से, तो एक ही बचेगा। 4 से भी 300 डिवाइड हो जाता है तो भी एक बचेगा। 5 से भी 300 डिवाइड होता है तो भी एक बचेगा। 6 से भी 300 डिवाइड हो जाता है, और 7 से आप डिवाइड करके देख लो, पूरा हो जाएगा। सभी लोग सहमत हैं? यस सर। Yes, sir. हाँ। तो अब जो आपको रिडक्शन करना है बेसिकली चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगाने के लिए, वो ये है कि भाई ये 2 4 3 6 और 4 6 में काउंट करना है, क्योंकि ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है तो ये काउंट करना है थोड़ा सा। और अगर आप लोगों में से जो भी करे, मैं आजकल कह तो रहा हूँ लेकिन मैं देख रहा हूँ कर कोई नहीं रहा है। कोई भी सवाल आजकल किसी भी ब्रांच में मैं कहता हूँ तो कोई भी बच्चा आंसर भेजता नहीं है। आज आपके पास समय होगा, वैसे तो रोज ही होगा समय, लेकिन इसे करिए पूरा प्रोसीजर के साथ और सॉल्यूशन भेजिए। तो मैं भी देखना चाह रहा हूँ कौन लोग मेहनत कर रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये चाइनीज ही प्रॉब्लम है थोड़ा सा, और मैं केवल क्वेश्चन लिख रहा हूँ और कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन हम बना देंगे, बाकी मुझे लगता है आप लोग कर सकते हैं। ये चाइना की एक पुरानी प्रॉब्लम है, मैंने एक दिन बोला भी था। अ बैंड ऑफ 17 पायरेट्स, पायरेट क्या हुए? डाकू. समुद्री डाकू। स्टोर a set of gold coins। तो सीधी बात है, सोने के सिक्के होते थे और वो खजाना 17 डाकुओं ने लूटा है। अब इन्हें चुराया है लिखा है, चलो कोई बात नहीं यार। हम लिटरेचर में क्यों जा रहे हैं इतना, हमें बात समझनी है कि 17 ने ये चुराया, ठीक हो गया। अब ये हैंग हो गया 1 मिनट। हाँ। when they tried to divide when they tried to divide the fortune, लिखा है इन्होंने भी, गजब। हार्डली यही था इनका, इनटू इक्वल portions। 3 coins remained। तो जाहिर सी बात है जो भी एक्स कॉइन होंगी तो वो 17 मॉड्यूलों पे किया होगा, तो रिमाइंडर 3 बच गया है। इससे ये समझ में आया, क्लियर है सबको? Yes, sir. अब हुआ झगड़ा, क्योंकि सब मोटी बुद्धि के लोग थे। इन द ensuing brawl over who should get the extra coin। तो एक्स्ट्रा 3 थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन क्योंकि ईगो है तो एक्स्ट्रा कॉइन्स, तो उसमें हुआ झगड़ा। 1 पायरेट वॉज किल्ड। अब वो स्टोरी है थोड़ा सा चीजों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। भास्कराचार्य ने लीलावती नाम की एक पुस्तक लिखी है, इसके बारे में कभी पढ़ा है आप लोगों ने?
नो सर। भारतीय गणितज्ञ रहे और महान गणितज्ञों में रहे। रिडिस्ट्रीब्यूटेड, इसको पूरा लिखने के बाद मैं बताता हूँ उनके बारे में थोड़ा सा। रिडिस्ट्रीब्यूटेड, उनकी किताबों के कुछ क्वेश्चन हाई स्कूल में हमारे हुआ करते थे यूपी बोर्ड में, जब मैं 10th में पढ़ता था मैथ्स में। और ऐसी कहानियां होती थी, हमें मैथ से ज्यादा वो कहानी पढ़ने में मजा आता था। हमें ये समझ नहीं आया कि ये हमारा इंटरेस्ट जगाने के लिए किया गया है बस। But this time an equal division left 10 coins. अब एक को मारने के बाद 16 लोग बचे, 16 लोगों में बांटने की कोशिश की, तो इस बार 10 सिर्फ बच रहे कॉइन। तो इस बार बच्चों जब x कॉन्ग्रुएंट 10 आएगा तो मॉड्यूलो 16 आएगा इस बार, अब क्योंकि 8 तो मारा जा चुका है। अगेन फिर झगड़ा हुआ, भाई 10 कॉइन बची इस बार। तो एन आर्ग्यूमेंट developed in which another pirate was killed. Another pirate was killed. अब एक और मर गया, ठीक हो गया, अब हो गए 15 लोग। अब फिर बटा, बट नाउ अब इस बार बढ़ गया। ज्यादा लंबा नहीं बनाया सवाल। नाउ द टोटल फॉर्च्यून वाज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आपसे सवाल है, व्हाट वाज इज तो नहीं, व्हाट वाज द लीस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स। तो कम से कम कितने कॉइन होंगे, तो हम इसे 3 इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन दिखने में टफ है बच्चों, अगर ये एग्जाम में आ जाता है तो आपके लिए x मान लो, तो x कॉन्ग्रुएंट टू पहले 3 मॉड्यूलो 17। 17। फिर दूसरी इक्वेशन बनेगी वही 8 से जब अगली बार बटे 16 लोगों में तो 10 बच रही, और जब वही 15 लोगों में तो 0। तो 3 ही इक्वेशन है, और ये सवाल आसान इसलिए है क्योंकि 15, 16, 17 आपस में रिलेटिवली प्राइम है या नहीं। यस सर। यस सर है। हाँ, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। अब आपके लिए इसमें कोई रिमूव करने जैसा कुछ नहीं है। होता क्या है बच्चों, अगर ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो मैंने देखा बच्चे छोड़ आते हैं कि अरे यार इतना बड़ा कैसे होगा। भाई लैंग्वेज में बड़ा है ना, मैथमेटिक्स में तो वो बहुत छोटा सवाल है, बल्कि वो पिछले से छोटा है। पिछले में आपको पहले इक्वेशन रिमूव करनी पड़ी, तब जाके होता है। मैंने वो इसीलिए पहले करा दिया क्योंकि इसमें दिक्कत नहीं है। अगर मैं ये कराता तो वो तो कराना ही पड़ता मुझे। रिलेटिवली प्राइम, तो कैपिटल एन ले लेना है, और फिर आगे मेरे ख्याल से आप लोग खुद करें, मैं इसका आंसर बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, तो इसका आंसर है 3930। इतने सिक्के थे सोने के। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ नई चीजों पे काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारी यूनिवर्सिटी पूछ चुकी है जो नेक्स्ट है।
अब मेरी किताब बहुत पुरानी है, तो उसमें किसी में सन 2000 लिखा है, किसी में 98, किसी में 99, पेन से मैंने लिख रखा है। उस दौर में आए होंगे सवाल, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है उस दौर में। प्रूव दैट द congruence is H congruent A modulo n and H congruent to B modulo m। मॉड्यूलो अलग अलग नंबर पे है, H सेम है, रिमाइंडर अलग अलग है, तो फिर ऐसे में दिस एडमिट अ साइमल्टेनियस सॉल्यूशन if and only if GCD of Mn divides A minus B। If a solution exists, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो कंफर्म दैट it is unique unique modulo LCM of Mn। क्या यही था? चाइनीज रिमाइंडर भी तो यही है। नहीं है, उसने पर्टिकुलर केस लिया है जब m और n रिलेटिवली प्राइम है। यहाँ पर यह है कि ये सॉल्यूशन तभी होगा, और सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करेगा तो यूनिट तब होगा जब इन दोनों का जो एलसीएम टाइम्स मॉड्यूलो में यूनिट है। तो वहां भी चाइनीज रिमाइंडर में ये स्टेटमेंट तो सेम ही है, अगर आप समझ पा रहे हो तो लास्ट में आप मॉड्यूलो किस पे निकालते हो? वहां भी कैपिटल एन इक्वल n1 n2 n या स्मॉल n इक्वल टू n1 n2 nr तक, उन सब के मॉड्यूलो पे ही निकालते हैं आप वहां भी यूनिट सॉल्यूशन। यस सर। चलो कोई बात नहीं, अब आप लोग मुझे लगता है समझ ही नहीं पा रहे हैं कई लोग, तो मैं पूरा ही समझा देता हूं इसको। अगर ये दोनों इक्वेशंस जो हमारे पास हैं इनका एक साइमल्टेनियस सॉल्यूशन होगा, तो ये गारंटी है कि m और n का जीसीडी a माइनस बी को डिवाइड करेगा। और कन्वर्सली अगर जीसीडी एम एन ए और a माइनस बी को डिवाइड करता है, तो ये दोनों इक्वेशंस का एक साइमल्टेनियस सॉल्यूशन होगा पक्का। ठीक, एक सवाल तो इतना ही है अपने आप में। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि सॉल्यूशन यूनिक हो, तो वो इस मॉड्यूलो पर यूनिक होगा। यूनिट के लिए मॉड्यूलो क्या होगा? ना m होगा ना n होगा, बल्कि उनका एलसीएम होगा। अच्छा, let it's congruent to a modulo n and it's congruent to b modulo m। ये हो गया। तो इफ पार्ट में सपोज सिस्टम has a simultaneous solution। साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ठीक हो गया। अब ऐसा करते हैं, जीसीडी ऑफ एम एन को इस मान लेते हैं डी। तो इसका मतलब डी डिवाइड्स एम एंड डी डिवाइड्स एन। तो फिर एम को डी इंटू सम आर और एन को डी इंटू सम एस कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, एम एन हमारे पास ये होगा। ठीक है, अब पहली क्वेश्चन को उठाते हैं बच्चों। नाउ
आपके पास है एच कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो एन, तो ये हो जाएगा एट्स, इसका मतलब हुआ एन डिवाइड्स एट्स माइनस ए, इसका मतलब एट्स माइनस ए इक्वल टू एन टाइम्स सम टी फॉर सम टी कोई इंटीजर है, तो एट्स इक्वल टू ए प्लस एन टी आ गया आपके पास। ठीक है, ऑल्सो दूसरी इक्वेशन से भी एट्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम है, तो यहाँ से एट्स इक्वल टू इसी टाइप का बी प्लस एम टाइम्स सम टी कर दूं, एट्स ये भी है ये भी है। ये समझ में आया आप सब लोगों को? देखिए तो दोनों इक्वेशंस इस फॉर्म में। Yes, sir. अब एट्स टी दोनों वैल्यू बराबर हैं, सो ए प्लस एन टी बी प्लस एम टी, तो एन टी माइनस एम टी तो बी माइनस ए। एन क्या था देखिए, ये है एन टी जो क्या रख दूं DS। माइनस, और एम टी जो पर टी आर इक्वल टू बी माइनस ए, हो गया ये। डी कॉमन आ जाएगा, एन एस माइनस आर टी टाइम्स बी माइनस ए, तो डी लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करेगा ना, तो डी राइट को भी करेगा। डी क्या था, हो गया प्रूव। अगर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एक कॉमन सॉल्यूशन मिलता है आपको, तो कॉमन सॉल्यूशन का मतलब एच टी दोनों, इसीलिए आपने दोनों से एच टी वैल्यू निकाली और बराबर कर दी, तो फिर आपने ये प्रूफ कर दिया कि एम और एन का जीसीडी बी माइनस ए को डिवाइड करता है या ए माइनस बी को भी डिवाइड करता है, एक ही बात। अब ओनली पार्ट, ओनली पार्ट। आप लोगों को आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir। सर हाँ जी। सर जो इससे ये ओनली पार्ट के ऊपर वाली लाइन है ना, हाँ हाँ, इसमें आपने एन डॉट डी एस लिखा है। सर ये डी एस डॉट टी नहीं होगा? अरे यार सॉरी, मैंने एन की वैल्यू रख दी, सॉरी सॉरी, वही हो गई। बिल्कुल होगी, आपकी बात सही है, और मैंने एन और एम रखो कहा होगा, लेकिन रखते समय टी टी रख दिया। अब लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बोर्ड हैंग कर गया है और बोर्ड क्लोज हो गया है, दोबारा रीओपन करना पड़ेगा। रीओपन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुराना डेटा सेव नहीं हुआ था। अब ये टाइम ले लेगा कभी।
तब तक बच्चों आप लोग थोड़ा सा लिखिए, तो एक बार खुद ट्राई करिए जब तक ये खुलता है। मैं बता रहा हूं आपको कि क्या करेंगे हम लोग। इस बार हम लोग मान लेंगे कि जीसीडी एनएम जो डी है वो ए माइनस बी को डिवाइड करता है। लिखा आपने? यस सर। अच्छा, तो फिर डी अगर ए माइनस बी को डिवाइड करता है तो ए माइनस बी इक्वल टू डी इंटू सम टी मान लो। टी इंटीजर हो जाएगा कोई। यस सर। तो ए माइनस बी इक्वल टू डी इंटू टी लिख दिया आप लोगों ने। ठीक। अब हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि जीसीडी ऑफ जो एनएम है वो डी है। दोबारा लिखिएगा, जीसीडी ऑफ एनएम स्मॉल डी है। तो आपको दो इंटीजर मिलेंगे, एक्स नॉट वाई नॉट, यस सर। such that n x naught plus m y naught equal to d. n x naught plus m for Mumbai, y naught equal to d. लिखा आप लोगों ने? Yes, sir. अच्छा, ये d आ गया, तो दोनों साइड t से मल्टीप्लाई कर दो, तो dt बराबर n x naught टाइम्स t प्लस m y naught टाइम्स t इक्वल टू, ये आ गया। लेकिन dt तो a माइनस बी है। ठीक है ना? यस सर। अच्छा, एक्स नॉट के वाली जो टर्म है उसके साथ ए ले लीजिए और वाई नॉट के साथ बी ले लीजिए, तो ये आना चाहिए एम वाई नॉट टी प्लस बी इक्वल टू, दूसरा क्या आएगा आप बताइए ना, क्या आया इधर को? एक्स नॉट के साथ ए ले लीजिए और वाई नॉट वाली टर्म के साथ बी ले लीजिए, तो आया क्या? सर a माइनस एन टी एक्स नॉट इज इक्वल्स टू एम टी वाई नॉट प्लस बी। ठीक हो गया। तो दोनों बराबर हैं, तो दोनों को एक्स के बराबर मान लीजिए। लिखिए सपोज एक्स इक्वल टू ए माइनस, क्या बोला आपने? एन टी एक्स नॉट। हाँ, ए माइनस एन टी एक्स नॉट इट बराबर बी प्लस एम टी वाई बी नॉट। प्लस एम टी वाई नॉट। ठीक हो गया। अब बच्चों जो आपने एक्स और बीच वाली टर्म है, इन दोनों को देखिएगा, तो क्या आप इसे देख के लिख सकते हैं कि एक्स कॉन्ग्रुएंट ए मॉड्यूलो एन? नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, पहली और बीच वाली टर्म को लेके आप एक्स माइनस ए कितना लिखेंगे? देखिए, टेक इन फर्स्ट टू टर्म्स, एक्स माइनस ए कितना आ रहा है? सर एन टी एक्स नॉट। ठीक, तो बेटा एन राइट साइड को डिवाइड कर रहा है ना, यस सर। तो लेफ्ट को भी करेगा, एन डिवाइड्स एक्स माइनस ए। यस सर। तो एक्स कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो एन आया या नहीं? यस सर। ठीक है, पहला तीसरा लीजिए तो एक्स और उसके साथ। सर एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम। तो ये एक ही एक्स दोनों के लिए काम कर रहा है ना? यस सर। दोनों इक्वेशन एक ही एक्स से बन गई हैं, तो जो एक्स है वो कॉमन सॉल्यूशन है या नहीं? यस सर। दैट इज, लिखिए, द सेम एक्स इज वर्किंग फॉर बोथ द इक्वेशंस
Same X is working for both the questions. Hence, the system has a simultaneous solution. ठीक, यूनिकनेस वैसे ही करोगे जैसे आपने चाइनीज रिमाइंडर में किया था ना। अब यस। हाँ, वैसे ही कर लीजिए, क्योंकि वो वहाँ N1 N2 NR तक था, यहाँ दो ही है, N और M, यहाँ दो के लिए है। तो ये आपके पास आया कि दो सेम एड्स है, लेकिन मॉड्यूलो अगर N और M अलग अलग हैं, और यहाँ रिलेटिवली प्राइम वाला मामला भी नहीं था, तो अगर N और M का जीसीडी A माइनस बी को या B माइनस ए को डिवाइड करता है, तो फिर एक यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। मतलब सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ है, मिलेगा ही तभी जब ऐसा होगा। सर इसमें तो हम स्मॉल m को एलसीएम ऑफ m कॉमा n मानेंगे ना, जैसे हाँ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में हम n को n1 इंटू n2 अप टू सो ऑन हाँ, मानते थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो एलसीएम हो गया वहां पर। ये सही है। तो आप लोग एक क्वेश्चन लिखिए, तो अब मैं इस क्वेश्चन का उपयोग दिखाता हूँ आपको, जो अभी आपने किया। एक्स कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड्यूलो 6। एक्स कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड्यूलो 6 लिखा सबने। Yes, sir. दूसरा लिखिए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड्यूलो 15। यस सर। तो इसका सॉल्यूशन जो बताना है, जो अभी आपने किया उसी का यूज करेंगे। ओरली होने लायक है वैसे। टेस्टिंग शेयर हो सर रही है। नो सर, सर इसका आंसर नो है क्या? नो साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। देखिए 6 और 15 का जीसीडी हो गया 3। 3 5 और 7 के डिफरेंस को डिवाइड नहीं करता, तो दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, नो कॉमन सॉल्यूशन या साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। अब आ गया है, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ। यस सर। जब जहां दो दिखाना होगा ये वो नहीं दिखा रहा है, पता नहीं अब। अब लीनियर ही जरूरत थी तो इसने अलजेब्रा दिखाना शुरू कर दिया था।
तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस में काफी फेमस क्वेश्चन है। हाँ, मैं लीलावती के बारे में बता रहा था। भास्कराचार्य, भास्कर नाम था उनका। आचार्य तो पहले के दौर में सभी को कहा जाता था। जैसे श्रीधर थे तो श्रीधराचार्य, भास्कराचार्य। तो इनकी बेटी का नाम था लीलावती। तो उस दौर में इन्होंने अपनी बेटी के नाम पर एक किताब लिखी थी, और बेसिकली वो बुक अलजेब्रा पे थी। हम लोगों को एक चैप्टर पढ़ाया जाता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में द्विघात समीकरण। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अ, कुछ बड़े शानदार क्वेश्चंस हमारे पास हुआ करते थे। जैसे एक क्वेश्चन था, मुझे याद आ रहा है कि ये एक बड़ा सा पेड़ है, ये पेड़ पे बैठा हुआ है मोर, और यहाँ पर है एक सांप। अब सांप इसलिए लिया, मोर इसलिए लिया कि भाई मोर जो है सांप को मार देता है। सांप अपने बिल की तरफ जा रहा है, बिल पेड़ के नीचे है, यहीं पर है ये, यहाँ पर बिल है। तो कुछ ऊंचाई दे दो, एच या जो भी देना हो, और ये इस स्पीड से आ रहा है, तो ये, तो इसे किस स्पीड से चलना चाहिए कि ये बच जाए, या फिर अगर ये इस स्पीड से इसकी स्पीड दे दी जाए तो ये किस एंगल पे आए, ये ठीक, और किस लोकेशन में सांप को उठा ले जाए मोर पकड़ के। तो हमें तो मैथ्स में कम और ये सांप और मोर की कहानी में ज्यादा मजा आता था। तो मुझे बाद में समझ में आया कि ये छोटे बच्चों के, हाई स्कूल के बच्चे थे हम, और शायद ये इंटरेस्ट जगाने का तरीका होता होगा। आज हम लोग सीधे सीधे सब बिल्कुल मशीनी तरीके से क्वेश्चंस लिखना शुरू कर देते हैं। ये तो इसमें इंटरेस्ट नहीं आता, उन कहानियों में मजा आता रहता था। शायद ये इंटरेस्ट जगाना होता होगा। तो पायरेट्स वाला भी वैसा ही था, बच्चों को मैथ्स से ज्यादा उसमें स्टोरी में मजा आने लगता है फिर, इसलिए करते होंगे ऐसा। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको लिखाता हूं। फाइंड एन इंटीजर having the remainders 1255 when divided by 2, 3, 6, 12 respectively. ये चाइनीज मैथमेटिशियन बौद्ध भिक्षु रहे होंगे कोई, उनके नाम पर ये प्रॉब्लम लिखी हुई है, उसकी जरूरत नहीं है आपको। तो इक्वेशन तो बन जाएंगी ना? यस सर। हाँ, लेकिन यहाँ इक्वेशन रिमूव करने में मेहनत आएगी, क्योंकि 2 के साथ ही कई सारे 6 और 12, 3 के साथ 6 और 12, 6 के साथ 12, तो आप पहले रिड्यूस करेंगे। तो सॉल्व करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन ज्यादा समय लगेगा शुरू में इक्वेशंस को रिड्यूस करने में। और इसका आंसर आएगा 17। सही है? जरा देखिए तो। आंसर जस्टिफाई हो रहा है ना वैसे? यस सर। यस सर। फाइंड एन इंटीजर हैविंग द रिमाइंडर्स, ये भास्कराचार्य का है सवाल। अब पहला चाइना वालों का था। हैविंग द रिमाइंडर्स 2, 3, 4, 5।
and divided by 3, 4, 5, 6 respectively. ये भास्कराचार्य 12th सेंचुरी के थे। 12th सेंचुरी का मतलब किस दौर में होगा मोटे तौर पर? हम्म 12th सेंचुरी कहां से कहां तक हुई भाई? यार तुम लोगों को इतना भी नहीं मालूम है? 1100 से 1199 तक। अगर 1100 हो गया तो बच्चों 11 सेंचुरी तो पूरी हो गई ना? क्या हो गया भाई, कहां चले गए हो सब? इसमें 11 सेंचुरी पूरी हुई है नहीं 1100 में? यस सर। चलो 1108 से मान लो, अब कौन सी सेंचुरी शुरू होगी फिर 1108 से आगे को? सर 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी। तो इसीलिए अभी कौन सी सेंचुरी बोली जाती है? सर 21st सेंचुरी। 21st। वैसे कौन सा ईयर है? 2021। यस सर। 2000 मतलब 2000 मतलब 20 तो हो रही है ना, तो 21वीं चल रही है। समझ में आ गया होगा? तो यस सर। भास्कराचार्य के नाम पे पुणे में भास्कराचार्य प्रतिष्ठान है, एक बड़ा मैथ्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है। कई सारे कोर्सेज वहां होते रहते हैं। आप लोगों के लिए सजेशन भी है, कभी कोई कोर्स वहां देखें तो अटेंड करने की कोशिश करें, जाएं, फॉर्म भरें और जाएं। बहुत अच्छा संस्थान है, मैंने खुद एक कोर्स किया है और मुझे वाकई अच्छा लगा, वहां बहुत सारी चीजें सीखी। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, टाइप बदल देते हैं हम। अगर x congruent to a मॉड्यूलो n है आपके पास, तो प्रूव दैट आइदर x congruent to a मॉड्यूलो 2n और x congruent to a plus n मॉड्यूलो 2n। अगर x congruent to a मॉड्यूलो n है तो इसका मतलब x congruent 2n से डिवाइड करके भी या तो a आएगा या a plus n आएगा। ये प्रूफ करना है। देखिए जो गिवन है काफी आसान सवाल है। x congruent to a मॉड्यूलो n दे रखा है। This implies n divides x minus a. This implies x minus a equal to sum n times sum k, मान लो। सर x कॉन्ग्रुएंट टू a mod 2n दिया है। ओके सर, ओके ओके, वो तो प्रूफ करना। हाँ, मैंने कहा दो चीजें प्रूफ करनी है, आइदर दिस और दिस। x congruent to a, x congruent to a मॉड्यूलो n दे रखा है हमको और 2n पर पूछा गया है फॉर सम k बिलोंग्स टू z। तो बच्चों हमारे पास x इक्वल टू a प्लस x माइनस a ऐसे ही बनाए रखते हैं, इसी को इक्वेशन 1 मान लो यार, हो गया। अब ऐसा करते हैं,
जो आपने k माना है वो इंटीजर तो है, या तो इवन होगा या ऑड होगा। देखते हैं। अगर k इवन इंटीजर तो बच्चों इसे k इक्वल टू सम 2r टाइप का लिख सकते हैं। तो फिर x माइनस ए कितना हो जाएगा, n इंटू 2r। तो आप ही बताइए 2n डिवाइड करता है ना n इंटू 2r को, तो 2n डिवाइड करेगा x माइनस 8 को, तो x टू ए मॉड्यूलो 2n आ जाएगा। हो सकता है आपको दूसरा भी समझ में आ गया हो, ऑड से भी कुछ। if k is if k is odd integer, तो आप k को क्या मान लें, 2r प्लस 1 या माइनस 1, प्लस 1 ही मान लो फॉर सम इंटीजर है। तो फिर x माइनस 8 कितना हो जाएगा बच्चों, n इंटू के मतलब 2r प्लस 1। तो अब आप बताइए x माइनस ए माइनस एन, n इंटू 2r लिख सकता हूँ फिर, n इसको डिवाइड करेगा राइट साइड को 2n मतलब, यस सर। 2n इसको भी करेगा, तो x टू ए प्लस एन मॉड्यूलो 2n आ गया। तो अगर कोई n अगर x को डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर a है, तो 2n डिवाइड करेगा, तो फिर ये सिचुएशन होगी, या तो a ही आएगा 2n के डिवाइड करने पर भी, या a प्लस n आएगा। अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर ये रुक गया है, चलिए तब तक तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a certain integer between 1 and 1200 the 1 and 1200 leaves the remainders 1 2 6 and divided by 9 11 13 respectively. What is the integer? ये तो हो जाना चाहिए ना। अब जब आपने रेंज बता दी कि 1 से 1200 के बीच है, तो फिर उन्हें व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच इंटीजर नहीं बोला। इसका मतलब है 1 से 1200 के बीच में एक ही आ रहा होगा ऐसा, तो आप उसे एक्स मान लेंगे। 9 11 13 आपस में रिलेटिवली प्राइम तो है ही, तो कर लेंगे इसको। यस सर। तो ट्राई करिएगा, मैं आंसर बता रहा हूं आप लोगों को। 838।
तो मेरे ख्याल से अब अगर आप इतनी मेहनत भी कर लेना तो ये साइमल्टेनियस जो हमारी क्वेश्चंस वाला है सेक्शन, ये आपका हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। मैं केवल क्वेश्चन एक्सरसाइज में है तो मैं करा नहीं रहा हूँ, मैं लिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। 8 सिस्टम ये है 2x congruent 3 modulo 5, 4x congruent 2 modulo 6, 3x congruent 2 modulo 7। तो पहले आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेफ्ट साइड केवल एक्स बचना चाहिए चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के लिए। तो ये कैसे हटाते हैं ये भी मैंने आपको बताया था 8 सवाल में। और क्वेश्चन है फाइंड 2 incongruent solutions modulo 210। ये आपको बताना है इसमें। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर मैं बताऊंगा। तो पहले इतना कर लीजिए, कुछ चीजें रह गई हैं तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हो पाएंगी। अब इतना काफी है आपके लिए, आज काफी प्रॉब्लम है। और अगर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज आप करिए और इनके सॉल्यूशन मुझे जरूर भेजिए ताकि हम औरों को भी सर्कुलेट करें। तो किसी को कुछ कहना या पूछना है तो बोलिएगा प्लीज। अगर किसी के पास सॉल्यूशन नहीं पहुंचता है कभी तो प्लीज आप मुझे मैसेज करके भी कह सकते हैं कि मुझे भेज दो, तो व्हाट्सएप में भेज देंगे आप।